Good evening, everybody. This is M. Manish, Faculty of Economics at दृष्टिकोण IS, पटना, अशोक राजपथ। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि आज जो ये क्लास वीडियो जो रखा गया है उसमें चर्चा इस बात की होनी है कि जो बीपीएससी की परीक्षाओं में अर्थशास्त्र जो कि एक वैकल्पिक विषय के तौर पे होता है उसके लिए कैसी तैयारी की जाए। अभी अगर हम लोग देखें तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो प्रोजेक्ट ऑफिसर परीक्षा में, अंकेक्षण पदाधिकारी परीक्षा एवं बीपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में मुख्य वैकल्पिक विषय के तौर पे की जा रही है। तो आज के इस क्लास में हम लोग का प्रयास ये है कि जो अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस है उसकी तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है, प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे भी, अंकेक्षण पदाधिकारी एग्जामिनेशन में भी और बीपीएससी सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा में भी अर्थशास्त्र परीक्षा के पेपर की तैयारी कैसे की जाए, इसी विषय पे आज ये चर्चा वो रखी गई है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो भी अर्थशास्त्र के जो सिलेबस हैं जीएस में उसका कैसे प्रयोग किया जा सकता है और कैसे हम लोग उसको एक बेहतर तरीके से आंसर लिख के अच्छे से स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस क्लास में जो मेरा जो मुख्य जोर है वो इस बात पे है कि अर्थशास्त्र के जो सिलेबस है कैसे उसको वो पढ़ना है। फिर उसके बाद जब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जो भी टॉपिक दिए गए हैं आखिरकार उन टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे उसमें वो चीज़ करंट अफेयर से हम इसको जोड़ सकें और मैक्सिमम कैसे नंबर लाया जा सके, यही आज की इस क्लास का वो पूरे का पूरा उद्देश्य रखा गया। सबसे पहले मैं इस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि बीपीएससी की परीक्षाओं में जो अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय है उसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 ऑब्वियसली सैद्धांतिक तौर पे वो ज़्यादा जुड़ा हुआ है और पेपर 2 जो है वो एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था पे पूरी तरह से फोकस किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में होते हुए भी बिहार को विशेष परिप्रेक्ष्य में रखा गया है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी हम पेपर 2 पढ़ रहे हैं उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ के साथ साथ बिहार का भी विशेष ध्यान उचित रखा जा सके। तो सामान्यतः जब हम अर्थशास्त्र के सिलेबस की चर्चा करते हैं तो अर्थशास्त्र में हम लोग को 3-4 चीज़ों को विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है कि जब अर्थशास्त्र में कोई टॉपिक अगर है तो उसको हम लोग समष्टिगत अर्थशास्त्र, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इत्यादि चीज़ों की हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं। स्पेशली पेपर 1 में जो भी विषय दिए गए हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों से वो सिलेबस पूरे के पूरे वो चीज़ उठाए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज इस क्लास में जो अर्थशास्त्र विषय का जो सिलेबस दिया गया है वो एक प्रकार से जो सिविल सेवा परीक्षा में जो सिलेबस है उसी से मिलता जुलता है। तो ऐसे इस क्लास का पर्पस यही है कि ऐसी चीज़ को ध्यान दिया जाए जिससे कि इन सभी चीज़ों की एक साथ तैयारी की जा सके। तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक हैं और कैसे वो किस, यानी कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, इन्हीं चीज़ों पे हम इसको पूरी की पूरी वो चीज़ फोकस करते हैं। तो शुरुआत इस बात तरीके से करते हैं कि पेपर 1 में जो जो टॉपिक है तो किस प्रकार से, तो उसी को हम लोग थोड़ा सी प्रयास करते हैं वो चीज़ें। तो इसमें पेपर 1 जो पहला टॉपिक है जो इस प्रकार से दिया गया है, अर्थव्यवस्था का ढांचा। राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। सेकेंड टॉपिक जो है वो है आर्थिक विकल्प। तीसरा जो टॉपिक है वो है निवेश संबंधी निर्णय। चौथा बैंक व्यवस्था।
पांचवा, करों के प्रकार। और छठा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि जब हम अर्थशास्त्र के पेपर 1 का विश्लेषण करते हैं, जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो टॉपिक दी गई है वो है अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण या नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जो सेकंड जो टॉपिक है वो है आर्थिक विकल्प से संबंधित, तीसरा निवेश संबंधी निर्णय, चौथा बैंकिंग व्यवस्था, पांचवा करों के प्रकार और छठा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है। तो अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने वैकल्पिक विषय का चुनाव किया है वो ये भली भांति जानते हैं कि अर्थशास्त्र में भी जब हम विषयों का विभाजन करते हैं तो उसमें हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र के अन्य विषय भी हैं, परंतु सिलेबस के हिसाब से इन सारी विषयों को हम लोग इन्हीं 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो जो सबसे पहला यानी कि अर्थशास्त्र में जो सबसे पहला जो हम लोग को टॉपिक देखने को मिल रहा है वो ये चीज़ है जो जुड़ा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स से या समष्टिगत अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन में जो टर्म जो सबसे पहले प्रस्तुत होता है वह है कि अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था का ढांचा, हम लोग जिसको चीज चर्चा कर रहे हैं, और अर्थशास्त्र में यह चीज। तो पॉइंट यहाँ पर यह चीज है कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो स्वभावतः अर्थशास्त्र विषय जो सैद्धांतिक पेपर है तो अर्थशास्त्र विषय का इतिहास क्या है, अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक पक्ष क्या होते हैं, अर्थशास्त्र के विभिन्न प्रकार के जो नियम क्या चीजें और क्या उनकी व्यवहारिकता है। तो प्रश्नों का जब हम विश्लेषण करें तो उसमें ये चीज देखने को मिला कि अगर पीछे जब अगर हम 38 बीपीएससी की बात करें तो उसमें कि एक प्रश्न भी पूछा गया इसी टॉपिक से कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत किस प्रकार से भौतिक सिद्धांत एवं अन्य सिद्धांतों से भिन्न होते हैं और इनकी व्यवहार में क्या उपयोगिता है। यानी कि प्रथम टॉपिक ही अगर हम इसको उठा के देखें तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का किस प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है, व्यवहार में इसकी क्या उपयोगिता होती है और क्या इसके प्रयोग होते हैं, इन्हीं सब चीजों से बीपीएससी 38वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब जब हम अर्थशास्त्र बात करते हैं तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है, अर्थव्यवस्था उसी का क्रियात्मक पक्ष है। तो टॉपिक के हिसाब से जब अगर हम सिर्फ अर्थव्यवस्था शब्द ही अगर हम बोले तो अर्थव्यवस्था शब्द में जो सिलेबस के हिसाब से हम इसकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक में हमें पढ़ना ये चीज़ है कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो होती है तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र क्या होते हैं। फिर अगर हम ये चर्चा करें अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, तो अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम विकास के आधार पर कर सकते हैं, शेष विश्व से संबंध के आधार पर हम कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उत्पादन के स्वामित्व के आधार पर हम इसको कर सकते हैं। तो प्रश्न एक स्वभावतः यह उठ सकता है कि जब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे किया जाए और किस अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता हो सकती है। तो अगर एक प्रश्न ये बनाया जाए अर्थव्यवस्था टॉपिक से कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसकी क्या विशेषता है, वर्तमान में इसकी क्या समस्या है। दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है और इसी को अगर हम भारतीय संदर्भ में जोड़ें तो भारतीय संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है और भारत में इसको किस प्रकार से वो चीज लागू किया गया है। तो पहला जो टॉपिक ही है जो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसी पे स्वभावतः बहुत सारे प्रश्न उठते हैं वो चीज और बनते भी हैं और पूछे भी गए हैं इसमें। इसी के साथ जब हम समष्टिगत अर्थशास्त्र में ही राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, तो स्वभावतः जब हम ये शब्द या टर्म आर्थिक शब्दावली राष्ट्रीय आय लेते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना में स्वभावतः बहुत सारी शब्दावलियां स्वभावतः प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसके बाद व्यक्ति आय क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, साधन लागत क्या होती है। और इसमें ये चीज उल्लेखनीय है कि कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं जिसमें कि छोटे छोटे आर्थिक शब्दावलियों को मिलाकर बड़े प्रश्न वो चीज तैयार किए गए हैं। तो इस टॉपिक के दौरान हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि
छोटे छोटे टर्म्स को भी हमें पूरी तरीके से वो चीज़ देखना है, और साथ ही साथ जो इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं एक वो शब्द में, उनको भी हम लोग को देखना है। तैयारी के क्रम में इस बात को ध्यान में रखना है कि जो ये टॉपिक है राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, अब तक जैसे प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी की परीक्षाओं में, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए। यानी कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें जिन संकेतकों का हम प्रयोग करते हैं, उन संकेतकों से यदि कोई आंकड़ा दिया गया है तो उसी आंकड़े के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाकी चीजें के निष्कर्ष कैसे निकलेगा। जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं, उसमें लिखा गया कि कुल उपभोग आय इतनी है, उसके बाद वैश्विक आय इतनी है, और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रश्न पूछा गया कि अब अंततः कुल शुद्ध निर्यात कितना होगा वो चाहिए। यानी कि ये टॉपिक हम लोग इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि सैद्धांतिक तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल प्रश्न भी अच्छे तरीके से आ सकते हैं। इसमें बेनिफिट मिलता है ये चीज कि अगर आप इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पूरी तरीके से शुद्ध तरीके से हल करते हैं तो स्वभावतः ऐसे टॉपिक में नंबर पूरे मिलने की संभावना वो रहती है वो चीजें। तो राष्ट्रीय आय वाला जो ये टॉपिक है, और इसमें ये भी चीज है कि आप जो विद्यार्थी जिन्होंने वैकल्पिक विषय नहीं भी रखा है और वो जीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये दोनों टॉपिक आपको जीएस पेपर में भी आपको पढ़ना रहता है। तो वैकल्पिक विषय के साथ साथ हम इस टॉपिक की तैयारी जीएस विषय भी हम इसको कर सकते हैं। तो अब मैं पहले टॉपिक जो मैंने इस चीज को बताया, तो ये हमारा समष्टिगत आर्थिक टॉपिक के था, और यहाँ पे लेकिन ये सैद्धांतिक पक्ष जितना है इसमें हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जो समसामयिकी के प्रश्न है, जैसे कि अगर मैं इस बात की चर्चा करूं अर्थव्यवस्था सब नहीं कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, बजट में चर्चा की गई थी गिग इकोनॉमी की या ब्लू इकोनॉमी की, तो स्वभावतः ऐसे प्रश्न समसामयिकी से भी इसी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। मैं इस चीज को फिर से वो रिपीट कर देता हूँ, जो भी हाल फिलहाल अर्थव्यवस्था से संबंधित नई शब्दावलियां आई हैं, जैसे कि गिग इकोनॉमी क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, तो ये सब समसामयिकी वाले प्रश्न हैं जो कि इन्हीं से हैं। राष्ट्रीय आय से भी हम ये चीज देखते हैं कि जब हम राष्ट्रीय आय की चर्चा करते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्वभावतः राष्ट्रीय आय की गणना करता है, लेकिन जब वो कुछ तरीकों का प्रयोग करता है, उन तरीकों में समय समय पे वो प्रयोग लाए जाते हैं या बदलाव लाए जाते हैं। तो एक प्रश्न स्वभावतः यह भी बनता है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की गई तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और भारत के संदर्भ में जब हम राष्ट्रीय आय की चर्चा करें तो राष्ट्रीय आय में जो तरीका भी हाल फिलहाल सीएसओ द्वारा लागू किया गया, क्या उस राष्ट्रीय आय की गणना में विवाद है, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत वो चीज शामिल हो जाती हैं। तो ये हमारा समष्टिगत अर्थशास्त्र का ये पहला वो टॉपिक था। जो दूसरा टॉपिक है आर्थिक विकल्प, आर्थिक विकल्प वाला ये विषय एक प्रकार से ये व्यष्टिगत अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है वो चीजें। जब हम मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मैक्रो और माइक्रो, तो अगर इस चीज को ध्यान से देखा जाए तो दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है, यहां तक यानी कि ये चीजें समान होती हैं, परंतु जो अंतर करता है यहां पे ए यानी कि एग्रीगेट, आई यानी कि इंडिविजुअल, तो एग्रीगेट शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि समष्टिगत यानी कि समग्र रूप में हमें जिसका अध्ययन करना है, और दूसरी तरफ माइक्रो यानी कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे। तो ये जो टॉपिक हमारा आ रहा है आर्थिक विकल्प, आर्थिक विकल्प में जो हमें पढ़ना है उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप। तो ये जो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का जो विषय है इसके अंतर्गत सैद्धांतिक तौर पे जो भी विषय दिए गए हैं उपभोक्ता व्यवहार, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कंज्यूमर सरप्लस टॉपिक पढ़ते हैं, मांग के नियम हम पढ़ते हैं, उसके बाद बाजार के प्रतिरूप पढ़ते हैं, एक उपभोक्ता किस प्रकार से अपनी प्राथमिकताओं को तय करता है, इस संबंध में क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं, व्यवहार में उनकी क्या उपयोगिता है, इन्हीं सब विषयों को हम लोग को व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में आर्थिक विकल्प के तौर पे पढ़ना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आर्थिक विकल्प लिखा है, परंतु अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो उस सिलेबस में आर्थिक विकल्प में उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप, तो बाजार के रूप जब हम ये शब्दावली अध्ययन कर रहे हैं तो स्वभावतः इकोनॉमिक्स में
जब बाजार के रूप की बात की जाती है तो सैद्धांतिक तौर पे बहुत सारे टर्मों की चर्चा की गई। उसमें से एक है पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार। ये सब जो टर्म आते हैं हम लोग को बाजार के रूप के तौर पे वो चीज़ पढ़ना है। और अर्थशास्त्र में जब भी हम लोग किसी चीज़ की तैयारी करें तो आंकड़े और रेखा चित्र, इनका स्पष्ट वो चीज़ विवरण रहना चाहिए और उसमें जो भी विश्लेषणात्मक तरीके हो सकते हैं ये चीज़ हम लोग को इसके अंतर्गत वो देखना है। जो तीसरा टॉपिक है यानी कि निवेश संबंधी निर्णय, आय तथा रोजगार का निर्धारण, यह पुनः समष्टिगत अर्थशास्त्र का विषय है और इसमें ये चीज़ों को देखना है कि जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा क्या क्या वो चीज़ थ्योरी दी गई थी, फिर इसके बाद रिकॉर्डो के द्वारा कौन सी थ्योरी आती है, इसमें ब्याज, वो सारी चीज़ें वो चीज़ शामिल रहती हैं। यानी कि ये निवेश संबंधी निर्णय में ये चीज़ें, यानी कि यहाँ तक जो हम लोग देख रहे हैं एक प्रकार से माइक्रो और मैक्रो संबंधी वो चीज़ आ जा रही है। फिर चौथा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग व्यवस्था। यह पुनः समष्टिगत अर्थशास्त्र में भी आता है और इसको अगर हम जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के तौर पे भी देखें तो सामान्य अध्ययन में भी एक बीपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षाओं में पेपर 2 में इससे संबंधित ये प्रश्न आपको रहते ही हैं। तो बैंकिंग व्यवस्था में हम लोग को ये देखना है कि जो एक बैंकिंग व्यवस्था की संरचना है, जैसे कि अगर हम कहते हैं केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक से अभिप्राय ऐसे बैंक से है जो बैंकों की संस्था में शीर्ष स्तर पे शामिल है। जैसे कि अगर हम भारत के केंद्रीय बैंक की बात करें तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका कहलाता है। वही तो टॉपिक यहाँ पर ये चीज़ है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, केंद्रीय बैंक क्या होते हैं, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है और हाल फिलहाल बैंकिंग व्यवस्था के समक्ष उसकी क्या स्थिति है, बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है या विकास में उसकी क्या भूमिका होती है, वित्त प्रदान करने में बैंकों की क्या भूमिका है, या ये हम कह सकते हैं कि कोई भी आर्थिक गतिविधि बैंकिंग व्यवस्था से कैसे वो चीज प्रभावित होती है। इसमें जो प्रश्न हमेशा पूछे गए यानी कि एक केंद्रीकृत बैंकिंग व्यवस्था या केंद्रीय बैंक के तौर पे रिजर्व बैंक के क्या कार्य होते हैं, इसमें हर प्रश्न जीएस में भी पूछे गए। जैसे कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की क्या कार्य होते हैं, केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के क्या उद्देश्य होते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि बैंकिंग व्यवस्था में प्रारंभ से ही केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था शामिल नहीं थी। ये बाद में आधुनिक काल में पहले बैंकिंग व्यवस्थाओं का विकास हुआ और उसके बाद एक केंद्रीकृत बैंकिंग व्यवस्था आई गई, यानी कि बैंकों के बैंक के तौर पे हम केंद्रीय बैंक की बात करते हैं। और भारत में अगर हम इसकी चर्चा करें तो आरबीआई जिसकी स्थापना रिजर्व बैंक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1934 के तहत हुई थी और बाद में इसका अस्तित्व भी आया था और इसका राष्ट्रीयकरण भी जो किया गया था 1949 में, तब से लेके अब तक केंद्रीय बैंक की क्या भूमिका रही है और इसने किस प्रकार से प्रभावित वो चीज किया है। ये फिर इसी टॉपिक में स्पेशली बिहार के संदर्भ में ये चीज दिया गया है कि बिहार में बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार से वो चीज कार्य कर रही है। तो स्वभावतः बिहार में अगर हम बैंकिंग व्यवस्था की बात करें तो केंद्रीय बैंक की भी अपनी भूमिका है। इसके बाद अगर हम बात करें नाबार्ड जैसे कि विशेष बैंकों की, उसकी भी अपनी भूमिका हो रही है। और सबसे अधिक जो व्यापारिक बैंक है और रीजनल रूरल बैंक हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है बिहार के संदर्भ में, कैसे बिहार के डेवलपमेंट में इन्होंने कार्य किया, इन सारे टॉपिक्स का अध्ययन हम लोग को इसी बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत करना है। तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग को सैद्धांतिक पक्ष भी देखना है और साथ ही साथ बिहार के संदर्भ में बैंकों की क्या भूमिका रही है, इन चीजों को भी हम लोग को इसके ऊपर ये चीज विचार करना है। जो पांचवा टॉपिक है करों के प्रकार। जब हम अर्थशास्त्र के विषयों की सूची बनाते हैं उसमें एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना रहता है लोक वित्त। जब लोक वित्त की हम लोग बात करते हैं तो लोक वित्त का संबंध इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सरकारी कार्यों से या सरकारी आर्थिक व्यवस्था से वो चीज जुड़ा हुआ रहता है। इसमें करों के प्रकार स्पेशली वो चीज मेंशन किया गया और करों के प्रकार के साथ साथ इसमें यह कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति और साधन। तो लोक वित्त जब हम चर्चा करें तो हमें पढ़ना है, इसमें कर पढ़ना है, बजट पढ़ना है और राजकोषीय नीति पढ़नी है। तो कर की जब हम बात करें तो इसमें ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, और फिर से बहुत सारे टर्म्स आते हैं जैसे कि टैक्स इंसिडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है,
टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, ये सारी चीजें करों के प्रकार के अंतर्गत हैं। और अगर हम इसको समसामयिक विषयों से जोड़ें तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो भारत में वस्तु और सेवा कर प्रणाली लाई गई है यानी कि जीएसटी, तो जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, जीएसटी होता क्या है, क्यों इसे संवैधानिक वो चीज कहा गया था, और आर्टिकल 279A में जो जीएसटी परिषद की चर्चा की गई थी। तो इन सारे टॉपिक्स का विश्लेषण हम लोग को करों के प्रकार के अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा इसी टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो बजट, तो बजट के भी हम दो पक्ष की बात करते हैं। एक होता है सैद्धांतिक पक्ष, यानी कि बजट कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से बजट होते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं निष्पादन बजट क्या होता है, शून्य आधारित बजट क्या होते हैं, और किसी भी अर्थव्यवस्था में बजट की क्या भूमिका होती है, और अगर बजट हम बनाते हैं तो फिर उसका क्रियान्वयन कैसे होता है। बजट में सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि उसका संवैधानिक पक्ष क्या है, यानी कि अगर हम बजट पढ़ रहे हैं तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत बजट किस प्रकार से कार्य करता है। इसी टॉपिक में हम लोग को देखना है राजकोषीय निर्णय। जब हम आर्थिक नीतियों की बात करते हैं तो आर्थिक नीति में मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, ये दो शब्द प्रचुरता से प्रयोग किए जाते हैं। जब मौद्रिक नीति की बात होती है तो शाब्दिक अर्थ यही निकलता है मुद्रा से संबंधित नीति। तो मुद्रा से संबंधित नीति की जब बात की जाएगी तो ये नीति जब भी जारी होती है तो वो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ही जारी की जाती है। इसमें मौद्रिक नीति में चयनात्मक नियंत्रण भी होते हैं और गुणात्मक नियंत्रण की भी हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। परंतु जब हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो राजकोषीय नीति का शाब्दिक अर्थ निकलता है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में जिस नीति को अपनाया जाए वो राजकोषीय नीति की बात होती है। तो राजकोषीय नीति में भी अगर हम वर्गीकरण करें तो एक होती है विवेकाधीन राजकोषीय नीति और दूसरी होती है गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति। इसके साथ साथ अगर हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट की बात करते हैं तो राजकोषीय नीति में क्राउडिंग आउट इफेक्ट का फिर अपना एक इंपॉर्टेंस वो चीज दिया गया है। तो सिलेबस के हिसाब से राजकोषीय नीति किस प्रकार से कार्य करती है, कैसे इसका निर्माण होता है, आर्थिक विकास को संचालित करने में इसकी क्या भूमिका होती है, और अगर इसको हम समसामयिक पक्ष से जोड़ें तो अभी हाल फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो कोविड का दुष्प्रभाव पड़ा तो उस दुष्प्रभाव के कारण राजकोषीय नीति कितनी प्रभावी रही। और जो भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो ये भली भांति जानते हैं कि जब हम राजकोषीय नीति के उद्भव की बात करते हैं तो इसका उद्भव जॉन मेनार्ड केन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट से ही मानी जाती है, जहां पे उन्होंने 1929 की महान मंदी के संदर्भ में सरकारों की बढ़ती हुई भूमिका पर जोर दिया था। इसी संदर्भ में राजकोषीय नीति का भी उद्भव सामने आता है। तो करों के प्रकार ये टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं तो ये भी आपका समष्टिगत अर्थशास्त्र में स्पेशली लोक वित्त चैप्टर के अंतर्गत ये चीज रहता है। अंतिम सिलेबस के तौर पे जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ऐसा विषय है जो कि सामान्य अध्ययन में भी हमें पढ़ना है और वैकल्पिक विषय में इसको एक अलग से तौर पे पढ़ना ही है। इसके लिए जो बेसिक टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी ये भली भांति जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जब हम बात करते हैं तो हम एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था में जहां पे विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और किस प्रकार से एक दूसरे से अंतरक्रिया करती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो टॉपिक है कि व्यापार के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रशुल्क क्या होती है, विनिमय दर क्या होती है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं बैंकिंग संस्थान क्या होते हैं। तो इसमें कुछ चीजों की चर्चा की गई है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से होता है, इसके लिए क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं, पुराने सिद्धांत क्या है, फिर उसके बाद हिक्स ऑक्सर हेलिन का नवीन सिद्धांत क्या है, इन सारी चीजों की चर्चा इसमें टॉपिक में की गई है और इसी को वो चीज पढ़ना है वो चीज। इसके बाद जब हम प्रशुल्क की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बाधा के तौर पे प्रशुल्क की चर्चा की जाती है, जिसको हम लोग टैरिफ के तौर पे भी वो चीज हम लोग उसको कहते हैं। तो ये टैरिफ किस प्रकार से व्यापार को बढ़ाता है, किस प्रकार से व्यापार को घटाता है, ये चीजों की चर्चा इसमें की जानी है। और साथ ही साथ जब हम भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन इत्यादि की बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही देखने को मिलती हैं जी। तो पेपर 1 में जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है तो वो सिलेबस के हिसाब से ये सारी चीजें हैं और इसमें समष्टिगत अर्थशास्त्र, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इन सारे विषयों को शामिल किया गया है।
कभी कभी इसको भारतीय संदर्भ से पेपर 1 में ही जोड़ के वो चीज़ पूछा गया है, और समसामयिक प्रश्न तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स प्रचलन में आए हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसी टर्म में अगर हम चर्चा करें, करेंसी वॉर क्या है या ट्रेड वॉर क्या होता है, तो ये सारे प्रश्नों की संभावना इसी टॉपिक के अंतर्गत वो चीज़ बन जाती है। परंतु सैद्धांतिक पक्ष से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं और समसामयिकी के प्रश्नों को कुछ हद तक जोड़ा गया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पेपर 1 में जो मैंने सिलेबस बताया और कैसे क्या क्या प्रश्न उठाए गए, कौन कौन टॉपिक से वो चीज रहे, इन्हीं चीजों को हम लोग इस पे पूरा का पूरा हमने इस पे विचार किया। अब मैं पेपर 2 पे आता हूं और पेपर 2 में क्या क्या विषय है उनको मैं थोड़ा सा देखता हूं। पेपर 2, तो जैसा कि आप सिलेबस में देखेंगे, जो पेपर 2 है, पेपर 2 एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ बिहार की अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से वो चीज जुड़ी हुई है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। और यहां पे जो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, किस प्रकार से यह विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था के बीच में से एक अर्थव्यवस्था जानी जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पे इसकी क्या विशेषता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन जो एक पूछा गया है, यानी कि 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आप क्या परिवर्तन देखते हैं। और एक और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की विशेषताओं का उल्लेख करें। ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सामान्य प्रश्न से अलग हटके है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिंपल सा एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। तो इस प्रश्न का जब हम उत्तर देंगे तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन देखने को मिले। परंतु जो मैंने दूसरे प्रश्न की चर्चा की कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की विशेषताओं की चर्चा करें, तो यहाँ पे विकास की विशेषताएं पूछी जा रही हैं। इसका अभिप्राय ये हो रहा है कि अगर हम ये चीज़ कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के कौन कौन से लक्षण वो चीज़ देखने को मिले, विकास का क्या परिणाम निकला, तो इस प्रश्न का उत्तर पहले वाले प्रश्न के उत्तर से थोड़ा सा अलग हो जाता है वो चीज़ें। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन देखने को मिले तो वो कौन सी नीतियों का परिणाम थे। तो स्वभावतः जब हम 1991 की बात करते हैं तो नवीन आर्थिक नीति अपनाने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर प्रारंभ होता है। इन्हीं के संदर्भ में ये चीजें चर्चा की गई। और जिस समय आर्थिक सुधार लाए गए तो प्रथम पीढ़ी के आर्थिक सुधार थे, परंतु जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और उसके बाद द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार लाए गए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इन्हीं सारे परिवर्तनों को कैसे वो चीज देखा गया था, ये सारे आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत टॉपिक के अंतर्गत ही हमें पढ़ना है वो चीजें। प्रश्न इस पे भी बहुत सारे इस पे तौर पे वो चीज क्लियर कट वो चीज दिया गया है। फिर अगर हम ये चीज चर्चा करें, जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था किन समस्याओं से गुजर रही है। विशेषकर एक प्रश्न ये स्वाभाविक तौर पे हुआ है कि कोविड के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी प्रभावित हुई है और हाल फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था किन समस्याओं से गुजर रही है, यानी कि अभी जो महामारी फैली कोविड-19 उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वो चीजें। इसी टॉपिक के अंतर्गत यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये चीज जोड़ा गया है योजनाबद्ध वृद्धि और वितरण न्याय। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जब हम आय के वितरण की बात करते हैं या समानता की बात करते हैं तो इसको किस प्रकार से वो चीज जोड़ा गया है ये। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या रही है गरीबी। तो गरीबी की जब हम चर्चा करें तो गरीबी एक ऐसा विषय है जो आपको वैकल्पिक विषय में तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो जीएस के प्रश्नों में यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में गरीबी विषय से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीज। और
इसी साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के जब हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो स्वभावतः कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्र आपस में कैसे अंतर संबंधित हैं, ये चीजें हम लोग को इसी के अंतर्गत वो चीज पढ़ाई करनी। फिर अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पे हमने किया तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय ये निकलता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की उपस्थिति। तो 1991 से पहले सार्वजनिक क्षेत्र की क्या स्थिति थी, 1991 के बाद क्या स्थिति है, और उसी में निजी क्षेत्र की क्या स्थिति आ रही है, इन सभी चीजों का विश्लेषण हम लोग को इसी टॉपिक के अंतर्गत ये चीज पढ़ना है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अंतर्गत ही हम लोग को पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, निजी सार्वजनिक सहभागिता मॉडल की चर्चा करनी है। यानी कि कोई भी क्षेत्र जो कि निजी क्षेत्र में आता है या सार्वजनिक क्षेत्र में, आपस में एक दूसरे से जुड़कर कैसे कार्य कर रहे हैं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब हम निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं तो पीपीपी मॉडल क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से विशेष मॉडल अपनाए गए हैं, क्या उसकी कमियां हैं और भारत में इसकी स्वीकार्यता क्यों बढ़ी है। स्वभावतः जब हम इस प्रश्न का विश्लेषण करते हैं और अधोसंरचना के संदर्भ में अगर हम इसको देखते हैं तो अधोसंरचना के संदर्भ में ही पीपीपी मॉडल सबसे ज्यादा वो चीज अमल में लाया गया है। विशेषकर जब हम हाईवे निर्माण की बात करते हैं, एयरपोर्ट निर्माण की बात करते हैं, तो पीपीपी मॉडल पे ही हाईवे निर्माण को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था इससे अच्छे तौर पर लाभान्वित हुई है। तो इस टॉपिक से प्रश्न ऐसे ही उठाए गए हैं कि पीपीपी मॉडल क्या है, क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसके लाभ हैं, वो चीजें। अब गरीबी मैंने जो पहले वो चर्चा की थी, तो गरीबी के विभिन्न पक्ष क्या होते हैं, विभिन्न राज्यों में उसकी क्या स्थिति है, और इसी को अगर हम बिहार के संदर्भ में अगर हम जोड़ें तो एक प्रश्न स्वभावतः ये उठता है कि बिहार भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में क्यों है, या बिहार में गरीबी के कारण क्या क्या आ सकते हैं। तो पहले वाले चैप्टर में ये चीजें पूरी तरह से वो दी गई हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और जब हम कृषि टॉपिक की चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत स्वभावतः बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की विशेषताओं का उल्लेख करें, भारत में कृषि की समस्याएं क्या हैं, या इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी कृषि अगर भारतीय कार्य में अपना रही है तो किन समस्याओं से होकर गुजरती है और उसके निराकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। कृषि से संबंधित एक और टॉपिक है, जैसे कि हम कृषि विपणन की बात करते हैं तो कृषि विपणन क्या होता है और कृषि विपणन के लिए कौन कौन से प्रयास भारत सरकार द्वारा वो चीज किए गए हैं। कृषि से संबंधित एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कृषि वित्त, यानी कि आज जब हम भारत में कृषि कार्यों की बात कर रहे हैं तो कृषि कार्य के अंतर्गत जो वित्त की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी पूर्ति कैसे होती है, और उन पूर्ति के लिए जो सोर्स हैं, जो दिक्कतें हैं, उन सभी की चर्चा कृषि के अंतर्गत है। तो कृषि तो शब्द उल्लेख तो किया गया है, परंतु ये चीज इसमें ध्यान में रखना है कि जो करंट टॉपिक भी है, जो एक सैद्धांतिक पक्ष भी है, दोनों को मिलाकर ही इसमें वो चीज पूरी की पूरी तैयारी करनी है। कृषि से जुड़े हुए और भी कुछ कुछ विषय हैं, जैसे कि अगर हम कृषि कीमत नीति की बात करें तो कीमत नीति के अंतर्गत आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य, निर्गत मूल्य, इन सभी की चर्चा बहुत ज्यादा की जा रही है और एक कानून के माध्यम से ये पूरे के पूरे वो चीज प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या वो संबंध है, या कृषि औद्योगिक क्षेत्र एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनको वो चीज टॉपिक में दिया गया। कृषि के बाद जो इस पेपर में जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है वो है उद्योग। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो वैकल्पिक विषय में जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आपको जीएस से भी मिलता है, तो कृषि और उद्योग क्षेत्र से जो विषय होते हैं वो आपको सामान्य अध्ययन में भी पढ़ना है। यहाँ पे भी हम लोग मुख्यतः जोर इस बात पे दे रहे हैं कि जो वैकल्पिक विषय के तौर पे कैसे इसकी तैयारी की जाए, परंतु साथ साथ ये भी ध्यान में रखिए कि ये टॉपिक आपको जीएस पेपर में भी समान रूप से पढ़ना है। तो कृषि के बाद जो प्रमुख क्षेत्र उभर के सामने आता है वो है उद्योग। उद्योग चैप्टर के अंतर्गत उद्योग ये वर्ड दिया गया है, तो पुनः उसी चीज को पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों की क्या विशेषता होती है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, जबकि उद्योग के संबंध में ही वो चीज बात की गई है। किसी भी उद्योग की स्थापना के पीछे कौन से कारक होते हैं, औद्योगिक नीति क्या होती है। जैसे कि अगर हम चर्चा करें औद्योगिक नीति की, तो वर्तमान में अगर हम देखें तो नवीन आर्थिक नीति को ही थोड़ा बहुत प्रयोग करके नई चीजें लाई जा रही हैं, लेकिन औद्योगिक नीति की शुरुआत 1948 से होती है।
और बाद में जो औद्योगिक नीति लाई गई तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनी थी, जिसमें कि उद्योगों के विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इस प्रकार से औद्योगिक नीति का क्या उद्देश्य है, कैसे उसमें परिवर्तन लाया गया, ऐसे ही प्रश्नों की व्याख्या इस सब्जेक्ट के अंतर्गत वो चीज़ की जाएगी। इसके बाद जो मैंने कहा था कि कृषि से संबंधित ही अगर हम बात करें तो कृषि उत्पादों, औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी नीति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हमें ये चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि खाद्य सुरक्षा होती क्या है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किसी भी देश की सरकार का यह प्रयास रहता है, खासकर विषय भारत के संदर्भ में बात करें तो अपने इस राज्य की जनता या जनता को न्यूनतम कीमत पे खाद्यान्न सहायता उपलब्ध कराई जा सके। तो खाद्य सहायता के लिए स्पेशली जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई गई है, तो इसी चीज़ें की वो चर्चा की गई है। जो पांचवा टॉपिक है जिसको ऑलरेडी हम लोग सैद्धांतिक पक्ष में पेपर 1 में भी चर्चा किया था, वो ये है कि बजट की प्रवृत्तियां और राजकोषीय वितरण, यानी कि भारत में बजट किस प्रकार से बनाए जाते हैं व्यावहारिक तौर पे, और भारत की राजकोषीय नीति का क्या प्रभाव पर अर्थव्यवस्था पे, यानी कि सरकार जो राजकोषीय नीति लाई है तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से वो प्रभावित हुई है ये चीज। पुनः जो मैंने पेपर 1 में टॉपिक चर्चा की थी वो ये था कि मुद्रा और साख प्रवृत्ति। पेपर 1 में हमने ये चीज पढ़ा था कि कोई भी जो बैंकिंग व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसी का व्यवहारिक पक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में ये है कि जो साख नीतियां होती हैं या बैंकिंग जो वित्तीय संस्थाएं कार्य करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या समस्याएं आती हैं और कैसे उनके माध्यम से विकास की बेहतर गति को प्राप्त किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा इसमें की जा रही है। स्वभावतः यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि भारत के आर्थिक विकास में बैंकों की क्या भूमिका है, या हम ये कह सकते हैं, ये प्रश्न अगर आया कि भारत के विकास में बैंक किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, इसका एक विश्लेषण प्रस्तुत करें, तो ये टॉपिक आपको इसी के अंतर्गत उचित दिया गया। फिर इसके बाद भारत का विदेशी व्यापार का संरचना क्या है, विदेशी व्यापार में किस प्रकार की वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, यानी कि आयात और निर्यात किस प्रकार से होती है, ये टॉपिक आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में उचित दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो 8वां टॉपिक है यानी कि योजना, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पेपर 2 में जो 8वां टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है योजना। तो हमें ये चीज पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना या उसका जिक्र योजना के बिना तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज़ादी के बाद से हमने जो विकास का मॉडल अपनाया वो पूरी तरह से आर्थिक नियोजन पे आधारित था। तो इस टॉपिक के अंतर्गत प्रश्न विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं कि जैसे कि अभी हाल फिलहाल नीति आयोग की संरचना पे विचार करें, नीति आयोग किस प्रकार से राजकोषीय संघवाद या सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे रहा है, भारतीय योजना में कितनी सफल रही है या भारतीय योजना की क्या उपलब्धि और क्या उसके ड्रॉबैक्स रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है योजना वाला, ये टॉपिक आप भली भांति समझ रहे हैं कि ये टॉपिक जीएस में भी आप लोग को पढ़ना है। ये तो योजना जो टॉपिक है वो भारतीय अर्थशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट वो जिस कर। और फिर उसके बाद अब तक मैंने जो टॉपिक जो चर्चा की थी वो ओवरऑल भारत के संदर्भ में थी, लेकिन जो अंतिम टॉपिक दिया गया है उन्हीं सभी चीज़ों को बिहार के संदर्भ में वो चीज़ कहा गया, यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था, कृषि एवं उद्योग के सापेक्षिक स्थान, आर्थिक विकास के मार्ग की रुकावटें, गरीबी एवं बेरोजगारी, भूमि सुधार की प्रगति। तो एक प्रकार से जो हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को हम बिहार के संदर्भ में भी हम देखें। इस बार जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न ये आया था, जैसे ये पूछा गया था कि बिहार में जब हम सेवा क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो क्या क्या चुनौतियां थी और उसमें कौन कौन चीज़ों में प्रगति दर्ज की गई, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर बिहार की अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रों में तरक्की कर रही थी और कहाँ पे पिछड़ी हुई थी। इसी से बीपीएससी की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ तक मैंने ये चीज़ डिस्कस किया कि जो पेपर 1 और पेपर 2 इन सभी में जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है, कौन से टॉपिक से और कैसे वो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब हम अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय या जीएस की पेपर की तैयारी कर रहे हैं और खासकर आगामी परीक्षाओं के लिए, तो ये जरूर रखना है कि समसामयिक विषयों को भी अपने उत्तर में शामिल करना है। दूसरी बात ये कि अर्थशास्त्र विषय में आंकड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो प्रयास ये रहना चाहिए कि जब भी हम कोई उत्तर लिखें
तो वो एक तर्क संगत और अप टू डेटेड वर्जन के तौर पे हो, यानी कि जो नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आंकड़ों को ही वो चीज़ शामिल करें, या क्योंकि आंकड़े याद रखना सबके बस की बात नहीं होती है, तो इसलिए उसका भी कुछ एक उपाय ये हो सकता है कि हम छोटे शब्दों में या एक दो आंकड़ों को उसमें जरूर शामिल करें, और जहाँ पे संभव हो कि आंकड़ों को या शब्दों को चित्रात्मक तरीके से यानी कि रेखाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सके, तो वहाँ पे इसका भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए। इस चर्चा में मैंने अभी तक ये प्रयास किया था कि जो भी सिलेबस है तो सिलेबस में कौन कौन से विषय हैं, कैसे उसकी वो चीज़ किया जा सकता है, कौन से प्रीवियस प्रश्न आए थे उन सभी में। तो अर्थशास्त्र विषय की तैयारी में अभी तक हमने ये देखा था कि सैद्धांतिक पक्ष भी है और कुछ चीज़ों में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उनकी तैयारी विशेष तौर पर करनी चाहिए। दृष्टिकोण आईएएस में जो अभी मैं जहाँ पे ये चीज़ वो चर्चा कर रहा हूँ, तो हमने ये चीज़ तय किया था कि आगामी परीक्षाओं के लिए जो नया क्लास जो शुरू हो, तो आप जो विद्यार्थी जो इस संदर्भ में इच्छुक हैं वो दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं और इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की जाएगी। इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि जो भी परीक्षार्थी सफल हुए हैं और वो तैयारी करना चाह रहे हैं, मार्गदर्शन लेना चाह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं, इसके माध्यम से एक चीज़ सूचना वो चीज़ दी जाएगी। मैं अंतिम तौर पे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमने ये चीज़ तैयार किया वीडियो, उस पर आप जरूर इस पर अपना विचार भी व्यक्त करें, और कुछ अगर फर्दर जानकारी लेनी हो तो नंबर भी उस चीज़ पे दिया गया है, और आगामी सप्ताह से एक पूरा क्लास इस पे ऑर्गेनाइज भी कर दिया जाएगा और समयबद्ध सीमा में इस चीज़ को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो पढ़ाई की तैयारी चल रही है उसमें कैसे प्रश्नों के उत्तर को बेहतर तरीके से किया जाए, इस पर एक अलग प्रकार से वो चीज़ प्रयास भी किया जाएगा ये चीज़। तो जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं, प्रारंभिक परीक्षा में, मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। और जो भी आपके प्रश्न या बाकी चीज़ें हैं आप इस वीडियो में अपने कमेंट के हिसाब में जरूर इसको वो चीज़ करें, और क्लास के बारे में एक विस्तृत शेड्यूल अगले सप्ताह जारी भी कर दिया जाएगा, और आप इस जानकारी लेना चाहें इस पर आप कर सकते हैं। आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।